हेलो बच्चों, वेलकम टू मनीष इम्पेरियल क्लासेस। और आज हम लोग करेंगे मॉक टेस्ट यूनिट 2 का। ठीक है, हम लोग का चैप्टर चल रहा है बच्चों, चैप्टर 1। और सीएफ फाउंडेशन का न्यू बैच है बच्चों, तो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर ले। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं यूनिट 2 मॉक टेस्ट। हम लोगों का दो दो यूनिट कंप्लीट हो चुका है, यूनिट 1 और यूनिट 2। मंडे को हम लोग यूनिट 3 करेंगे इसी चैप्टर का। तो फिलहाल हम लोग यूनिट 2 का मॉक टेस्ट करने जा रहे हैं बच्चों। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1। विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स स्टेटस दैट एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द पीरियड इन विच दे आर इनकर्ड रिगार्डलेस ऑफ व्हेन द पेमेंट इज मेड। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सपेंसेस को उसी पीरियड में रिकॉर्ड करना चाहिए जब वो हुआ हो, चाहे आप पेमेंट किए हो या नहीं किए हो। ये तो बच्चों एक्रूअल कॉन्सेप्ट हो गया। एक्रूअल कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े ना बच्चों। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जिस ईयर में एक्सपेंस हुआ है, जिस ईयर में एक्सपेंस हुआ है उसको उस ईयर में रिकॉर्ड कीजिए, चाहे आपने पेमेंट किया हो या ना किया हो। ठीक है, लेकिन ये तो फंडामेंटल आपका कॉन्सेप्ट हो गया। तो लेकिन आपने एक पढ़ा होगा थ्योरी में कि एक्रूअल कॉन्सेप्ट और मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है, एक दूसरे से अलाइनमेंट रहता है। तो यह ऑप्शन में तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट नहीं दिया है, तो कौन सा कॉन्सेप्ट ले लेंगे बच्चों? मैचिंग कॉन्सेप्ट या मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल भी सेम ही है। मैचिंग प्रिंसिपल क्या करता है कि जिस ईयर में इनकम हुआ हो उससे रिलेटेड एक्सपेंस को उस ईयर में रिकॉर्ड कर दो, चाहे आप पेमेंट किए हो या नहीं किए हो। बस इनकम जिस ईयर में हुआ है उससे रिलेटेड एक्सपेंस को आप पेमेंट कर दो, भले ही आप पेमेंट कैश पेमेंट किए हो या नहीं किए हो। तो कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया बच्चों? मैचिंग प्रिंसिपल। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल क्या कहता है? रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल कहता है कि रेवेन्यू को हम तभी रिकॉर्ड करेंगे जब गुड्स डिलीवर्ड हो जाए या सर्विस परफॉर्म्ड हो जाए। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि हम रेवेन्यू को तभी रिकॉर्ड करेंगे जब गुड्स डिलीवर्ड हो जाए या सर्विस परफॉर्म्ड हो जाए। तो ये तो होगा नहीं बच्चों अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। कंजर्वेटिव में कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप प्रॉफिट का एंटिसिपेशन ना करें, प्रॉफिट का उम्मीद ना करें, लेकिन लॉस हो सकता है इसका इंतजाम, इसका प्रोविज़न कर लें। जैसे क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को कैसे रिकॉर्ड करते हैं? कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस में जो छोटा वैल्यू होता है उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, उसको हम लोग कहते हैं कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, इन सब का जो क्रिएशन होता है कौन सा कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग? कंजर्वेटिज्म। ये भी नहीं होगा, टाइम पीरियड प्रिंसिपल भी नहीं होगा बच्चों। तो आंसर क्या हो गया? ए, मैचिंग प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, what accounting principle requires that business report their financial information assuming they will continue operating for the foreseeable future? इस क्वेश्चन का मतलब हो गया बच्चों कि जब कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है तो यह मान कर बनाती है कि बिजनेस जो है वो लंबे समय तक ऑपरेट होगा, बिजनेस स्टेबल है, बिजनेस आपका बहुत समय तक चलेगा। तो ये आपका बच्चा कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न क्या बताए थे? गोइंग कंसर्न का मतलब कि बिजनेस तब तक चलता रहेगा जब तक बिजनेस इंसॉल्वेंट ना हो जाए या लिक्विडेटेड पोजीशन में ना आ जाए, बिजनेस स्टेबल है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर हो गया गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है? मैचिंग प्रिंसिपल है बच्चों कि जिस ईयर में इनकम हुआ हो उससे रिलेटेड एक्सपेंस को उस ईयर में रिकॉर्ड कर दो, भले उस एक्सपेंस का पेमेंट हुआ हो या पेमेंट नहीं हुआ हो। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ये नहीं होगा। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल क्या कहता है? कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल कहता है बच्चों कि हर साल सेम अकाउंटिंग पॉलिसी, सेम अकाउंटिंग मेथड यूज करना है। तो ये भी नहीं होगा बच्चों। मटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? मटेरियलिटी प्रिंसिपल कहता है कि जो सिग्निफिकेंट अमाउंट है या सिग्निफिकेंट आइटम्स हैं, सिग्निफिकेंट आइटम है उसी को रिकॉर्ड करे, जो इनसिग्निफिकेंट आइटम है उसको रिकॉर्ड ना करे। तो ये भी नहीं होगा बच्चों। तो आंसर हो गया बी। नेक्स्ट, अंडर द अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग व्हेन रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज। ओके, रेवेन्यू जब रिकॉग्नाइज होगा तभी हम रिकॉर्ड करेंगे। कब? व्हेन कैश इज रिसीव्ड? नहीं, ये तो कैश बेसिस हो जाएगा। व्हेन इनवॉइस इज इशूड? कैसे हो सकता है? इनवॉइस इशू कर दोगे तो रेवेन्यू मान लोगे? बिल्कुल नहीं। एक्सपेंसेज आर इनकर्ड? बिल्कुल नहीं बच्चों, क्योंकि यहाँ रेवेन्यू की बात हो रही है। तो एक ही ऑप्शन है आपका, व्हेन द प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड और सर्विस इज परफॉर्म्ड।
जब हम सर्विस परफॉर्म कर देंगे, प्रोडक्ट डिलीवर कर देंगे, इसका मतलब कि रेवेन्यू अर्नड हो गया। और जैसे ही रेवेन्यू अर्नड हो जाता है, हम उसको क्या करते हैं, जिस पीरियड में अर्न हुआ उसको उसी पीरियड में रिकॉर्ड कर देते हैं बच्चों। यही है एक्रूअल कॉन्सेप्ट, ठीक है। भले ही उस रेवेन्यू का रिसीव्ड हुआ हो या रिसीव्ड नहीं हुआ। तो आंसर हो गया बी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल ए कंपनी शुड। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल क्या है? कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल कहता है कि हर साल सेम अकाउंटिंग पॉलिसी, सेम अकाउंटिंग मेथड यूज करेंगे। फर्स्ट, यूज डिफरेंट अकाउंटिंग मेथड, डिफरेंट बिल्कुल नहीं, रॉन्ग स्टेटमेंट। चेंज इट्स अकाउंटिंग मेथड्स फ्रीक्वेंसी, अकाउंटिंग मेथड तो सेम रहेगा ना। ओनली डिस्क्लोज अकाउंटिंग मेथड्स इन फुट नोट्स, आप फुट नोट्स में डिस्क्लोज ही नहीं करना है, आपको यूज भी करने हैं। यूज द सेम अकाउंटिंग मेथड कंसिस्टेंटली फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। व्हाट इज कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल? According to the consistency principle, a company should use the same accounting methods consistently from one period to the next. तो आंसर हो गया बच्चों सी। नेक्स्ट, what principle requires that expenses should be recorded in the same period as the revenue they help to generate? इस क्वेश्चन का मतलब हुआ कि जिस ईयर में, जिस पीरियड में रेवेन्यू आपका अर्न हुआ है, उससे रिलेटेड एक्सपेंस को उस ईयर में रिकॉर्ड कीजिए। कौन सा कॉन्सेप्ट है? मैचिंग प्रिंसिपल। कंसिस्टेंसी नहीं होगा, मटेरियलिटी नहीं होगा, गोइंग कंसर्न नहीं होगा बच्चों। कंसिस्टेंसी मतलब हर साल सेम अकाउंटिंग पॉलिसी, सेम अकाउंटिंग मेथड यूज करेंगे। मटेरियलिटी प्रिंसिपल का मतलब जो मेन आइटम है, जो इम्पोर्टेंट आइटम है, जो सिग्निफिकेंट आइटम है, उसी को शो करेंगे, उसी को रिकॉर्ड करेंगे। जो इनसिग्निफिकेंट आइटम है, इमटेरियल आइटम है, उसको जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट यह मान के बनाती है कि कंपनी लंबे समय तक चलेगा। कंपनी तब तक चलेगा जब तक कंपनी इंसॉल्वेंट ना हो जाए या लिक्विडेटेड पोजीशन में ना आ जाए। तो आंसर हो गया बच्चों ए, मैचिंग प्रिंसिपल। नेक्स्ट, द डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन बच्चों, एसेट्स और लायबिलिटी हमारा क्या होता है? सेम होगा। जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट आपका एसेट्स और लायबिलिटी साइड, दोनों साइड सेम होता है। चूँकि एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस का ऑनरशिप और बिजनेस एंटिटी दो अलग अलग चीज़ है। तो बिजनेस का जो ऑनर है उसको अलग करने के लिए क्या करते हैं? कैपिटल अकाउंट खोलते हैं। ये कौन सा कॉन्सेप्ट? एंटिटी कॉन्सेप्ट। और जो बिजनेस का लायबिलिटी है उसको लायबिलिटी करके दिखाएंगे। तो एसेट्स इक्वल क्या हो गया? कैपिटल प्लस लायबिलिटी, और कैपिटल को क्या कहते हैं हम लोग? इक्विटी भी कहते हैं। तो एसेट्स इक्वल इक्विटी प्लस लायबिलिटी, यही है बच्चों अकाउंटिंग इक्वेशन। और ये कौन से कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग? डुअल कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट से। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, या एक एसेट्स और एक लायबिलिटी। तो देख लो, मिला, मैच कर लो, एसेट्स इक्वल लायबिलिटीज प्लस इक्विटी या कैपिटल। सेकंड क्या है? एसेट्स इक्वल रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, ये तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा। प्रॉफिट इक्वल रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। एसेट्स इक्वल लायबिलिटी माइनस इक्विटी, एसेट्स इक्वल क्या होगा? लायबिलिटी इधर हो जाएगा, एसेट्स इक्वल कैपिटल उधर जाएगा तो लायबिलिटी माइनस, बिल्कुल नहीं होगा, उधर जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, लायबिलिटीज माइनस में ये रॉन्ग हो जाएगा बच्चों। देखो कैसे होगा, एसेट्स इक्वल कैपिटल प्लस लायबिलिटी, और अगर हम लायबिलिटी निकालेंगे तो क्या होगा? कैपिटल इधर आएगा, एसेट्स माइनस कैपिटल, और अगर हम कैपिटल निकालेंगे तो लायबिलिटी इधर आ जाएगा, तो क्या होगा? एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो कैपिटल का फॉर्मूला भी होता है बच्चों एसेट्स माइनस लायबिलिटी। कोई भी तीनों में मैच नहीं कर रहा है बच्चों, हमारा आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट, व्हेन डज द रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल रिक्वायर्ड रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज? रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि रेवेन्यू को हम तभी रिकॉर्ड करेंगे, रेवेन्यू को तभी हम रिकॉग्नाइज करेंगे जब गुड्स डिलीवर्ड हो या सर्विस आपने दे दिया। फर्स्ट कैश इज रिसीव, बिल्कुल नहीं, यहाँ सर्विस और गुड्स डिलीवर की बात नहीं हो रही है।
व्हेन एन इनवॉइस इज इशूड, बिल्कुल नहीं। प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर, प्रोडक्ट बना लेना, रेवेन्यू कैसे मान लोगे? जब तक प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, जब तक गुड्स तुम कस्टमर को दोगे नहीं, तब तक रेवेन्यू कैसे मानोगे? लेकिन बी नंबर क्या है बच्चों? जब गुड्स को डिलीवर कर दे या सर्विस को परफॉर्म कर दे। तो आंसर हो गया बच्चों बी। नेक्स्ट है द कॉस्ट प्रिंसिपल इन अकाउंटिंग स्टेटस दैट एसेट्स शुड बी रिकॉर्डेड एट। कॉस्ट प्रिंसिपल या कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि जिस प्राइस पर एसेट्स को हमने एक्वायर किया है उसी प्राइस पर उसको रिकॉर्ड करेंगे, और उस प्राइस को बच्चों हिस्टोरिकल कॉस्ट भी कहा जाता है। तो आंसर क्या हो गया? ए। मार्केट वैल्यू बिल्कुल नहीं। कॉस्ट प्रिंसिपल में हम एसेट्स को उसके कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं जिस कॉस्ट पे वो उसे एक्वायर किया गया था, जिस कॉस्ट पे उसको खरीदा गया था, और उस कॉस्ट को क्या कहा जाता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट। नेक्स्ट, विच अकाउंटिंग principle requires companies to choose the accounting method that most accurately reflect their financial activities। इसका मतलब कि हम एक ऐसा अकाउंटिंग मेथड यूज करते हैं जो हर साल हम लोग उसको चलाएं, जिससे हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो? एक्यूरेट हो। तो सेम अकाउंटिंग मेथड की बात हो रही है। कौन सा कॉन्सेप्ट होगा? कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हर साल हम एक सेम अकाउंटिंग मेथड, सेम अकाउंटिंग पॉलिसी यूज करेंगे। इससे हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही रहता है बच्चों, एक्यूरेट रहता है। तो आंसर हो गया कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल सजेस्ट दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड इंक्लूड ऑल इंफॉर्मेशन दैट माइट इन्फ्लुएंस यूजर्स डिसीजन। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बच्चों हम लोग जानते हैं, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट भी जानते हैं, मैटेरियलिटी प्रिंसिपल भी जानते हैं। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या कहता है कि कंपनी को अपना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सीक्रेट नहीं रखना है, छुपा कर नहीं रखना है, उसको ओपन कर देना है, डिस्क्लोज कर देना है, पूरी तरह से डिस्क्लोज कर देना है, ताकि जितने भी स्टेक होल्डर्स है उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख सके, एनालाइज कर सके, और उसके आधार पे वो डिसीजन ले सके। तो बच्चों स्टेटमेंट तो वही है ना। विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल सजेस्ट दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड इंक्लूड ऑल इंफॉर्मेशन दैट माइट इन्फ्लुएंस यूजर डिसीजन। बिल्कुल सही, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल है। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है बच्चों कि कंपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है उसमें सारा इन्फॉर्मेशन को आपको इंक्लूड करके रखना चाहिए, ताकि यूजर जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज करे तो उसको कंपनी का पूरा इन्फॉर्मेशन मिल सके, कुछ भी छुपा के नहीं रखना है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि यूजर्स डिसीजन ले सके, यूजर्स को डिसीजन लेने में आसानी हो। आंसर आपका हो गया सी। नेक्स्ट, द मैचिंग प्रिंसिपल रिक्वायर्स डैट मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है? जिस ईयर में इनकम हुआ हो उससे रिलेटेड एक्सपेंस को उस ईयर में दिखाएंगे। तो पढ़ते हैं बच्चों, रेवेन्यू एक्सपेंस शुड बी रिकॉर्डेड व्हेन कैश रिसीव्ड और पेड। नो, एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन द पीरियड इन विच दे आर इनकर्ड टू द जनरेट रेवेन्यू। बिल्कुल सही है। एक्सपेंसेस को उसी पीरियड में रिकॉर्ड करेंगे जिसमें रेवेन्यू जनरेट हुआ है, या कह सकते हो रेवेन्यू जिस ईयर में जनरेट हुआ है उससे रिलेटेड एक्सपेंस को उसी ईयर में देखेंगे। आंसर हो गया बच्चों बी। सी क्यों नहीं? रेवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड व्हेन द प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड और सर्विस इज परफॉर्म्ड। ये हो गया रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमारा पूछा जा रहा है मैचिंग प्रिंसिपल। एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड ओनली व्हेन दे एक्सीड अ मटेरियल अमाउंट। बिल्कुल, ये तो कोई नॉनसेंस स्टेटमेंट है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? बी। आंसर बच्चों बी। नेक्स्ट, द अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन होता है एसेट्स इक्वल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ओके, एसेट्स मीन्स डेबिट और लायबिलिटीज कैपिटल क्या हो गया? क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट, बताओ कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया? डुअल एस्पेक्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो अकाउंटिंग इक्वेशन आपका कौन सा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है? डुअल एस्पेक्ट। आंसर हो गया डी। नेक्स्ट, which financial statement provides information about a company's cash receipts and cash payment during a specific period।
मतलब कि इनमें से आपको एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम बताना है जो कैश रिसीव्ड और कैश पेमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इनकम स्टेटमेंट क्या है बच्चों? तो ये स्टेटमेंट है रेवेन्यू और एक्सपेंस का, और इसको हम लोग बैलेंस करते हैं किससे? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस या नेट इनकम से। बैलेंस शीट क्या है? तो बैलेंस शीट एसेट्स और लायबिलिटीज का एक स्नैपशॉट हो गया, यानी बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स, कैपिटल एंड लायबिलिटीज। स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग आपका होता है कि डिविडेंड देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसको रिटेन अर्निंग कहते हैं। ये तो होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट कर रहा है। बिल्कुल कौन सा आंसर बच्चों? स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज द स्टेटमेंट ऑफ कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो और कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट। तो आंसर हो गया सी। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ट्रायल बैलेंस इन अकाउंटिंग। ट्रायल बैलेंस क्या कैसे बनता है? देखो बच्चों, सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, मतलब जर्नल बनाते हैं। उसके बाद हम लोग लेजर बनाएंगे और जर्नल लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। तो ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं? तो ट्रायल बैलेंस इसलिए बनाया जाता है कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक किया जाए कि लेजर बनाते समय हमसे क्या गड़बड़ हुआ है और क्या अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है या नहीं। अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि डेबिट और क्रेडिट इक्वल होना चाहिए। तो ट्रायल बैलेंस में हम लोग देखते होंगे कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल होना चाहिए। तो एक्चुअली में क्या होता है कि लेजर में जो भी हम जितने भी अकाउंट्स का लेजर बना है ये हमारा इस दो साइड देगा। एक डेबिट बैलेंस, यानी कि हमने जितने भी अकाउंट्स का लेजर बनाए वो तो दो बैलेंस में रहेंगे, या तो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। जैसे कैश का डेबिट बैलेंस होगा, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होगा। तो जितने भी लेजर में हमने जितने भी अकाउंट्स का लेजर बनाया है सारे बैलेंस है, चाहे वो डेबिट हो क्रेडिट हो, उसको हम ट्रायल बैलेंस में दिखा देते हैं। जैसे कैश का डेबिट बैलेंस आया तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस आया तो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में, और लास्ट में क्या करते हैं? दोनों साइड को जोड़ देते हैं और ट्रायल बैलेंस हमारा इक्वल आता है। तो बेसिकली ट्रायल बैलेंस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो डेबिट और क्रेडिट को इक्वल करना, यानी कि लेजर में जो हमारा लेजर बना के जो हमने डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंसेज निकाला है उसको ट्रायल बैलेंस में दिखाते हैं और पता करते हैं कि डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस इक्वल है या नहीं। तो यही आपका आंसर हो गया बच्चों। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना ट्रायल बैलेंस का काम नहीं है बच्चों। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रायल बैलेंस से बनाया जाता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए ट्रायल बैलेंस क्या होता है? बेस होता है। एडजस्टिंग एंट्री भी नहीं करते, क्लोजिंग एंट्री को समराइज भी नहीं करते। आंसर हो गया बी। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव, क्या पर्पस है? फर्स्ट है टू शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। ये तो बैलेंस शीट का हो गया। टू एक्सप्लेन द चेंजेज इन द कंपनीज इक्विटी ड्यूरिंग अ पीरियड, इसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेज इन इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेज इन इक्विटी। और एक हो गया टू रिपोर्ट द कंपनीज रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेज ओवर अ पीरियड। ये हो गया बच्चों इनकम स्टेटमेंट, इसमें ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। सी पढ़ते हैं बच्चों, क्या है? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट अ कंपनीज कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट। बिल्कुल सही, कैश फ्लो स्टेटमेंट का ही ऑब्जेक्टिव है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इसलिए बनाया जाता है कि पता कर सके कि एक स्पेसिफिक पीरियड के दौरान कितना कैश रिसीव्ड हुआ है और कितना कैश पेमेंट हुआ है। तो आंसर हो गया सी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने तरह के होते हैं बच्चों? तो एक तो होता है आपका बैलेंस शीट, एक होता है इनकम स्टेटमेंट या ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक होता है आपका स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो या कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो या कैश फ्लो स्टेटमेंट, और एक होता है बच्चों स्टेटमेंट ऑफ चेंजेज इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेज इन इक्विटी। तो ये आपका टू एक्सप्लेन द चेंजेज इन द कंपनीज इक्विटी ड्यूरिंग अ पीरियड, ये आपका कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए था? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेज इन इक्विटी। अब क्वेश्चन था कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो कंपनी कितना कैश रिसीव किया, कितना कैश पेमेंट किया, उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। आंसर हो गया सी। तो इस तरह बच्चों यूनिट 2 का मॉक टेस्ट आपका हो गया। आप लोग इसको रिवाइज करते रहोगे, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो,
क्योंकि सीए फाउंडेशन क्रैक करना आसान काम नहीं है, आपको मेहनत करना होगा, सेल्फ स्टडी करनी होगी। सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी होता है बच्चों, कितना भी टीचर से पढ़ लो, ये चीज़ अगर नहीं करते हो तो आप क्रैक नहीं कर पाओगे एग्ज़ाम। तो पढ़ते रहो बच्चों। थैंक यू।